हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे रेडियो एजुकेशन चैनल में। मैं आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सीरीज पूरे 300 क्वेश्चन का चल रहा है। मैं कल 50 तक करवा चुकी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 50वां हो गया था कि प्राथमिक स्तर पे बालकों के लिए कविता के चयन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा 91 नंबर का क्वेश्चन। कविता शिक्षण में आवश्यक बात। कविता शिक्षण में आवश्यक बात क्या क्या है, हम देख लेते हैं कि हमारी कविता शिक्षण में आवश्यक बात क्या क्या है। कि भाव व्याख्या संक्षिप्त सरल प्रभावपूर्ण हो। दूसरा है व्याकरण कार्य कम से कम ना हो। देखिएगा फ्रेंड, मैं भी कंफ्यूज हो गई थोड़ा। व्याकरण कार्य कम से कम ना हो। तीसरा दे रहा है हमारा कि भावात्मक विकास पर बल हो। हाँ, तो इसका होगा उपरोक्त सभी। कविता शिक्षण की आवश्यक बात है कि वो भाषा व्याकरण संक्षिप्त सरल और प्रभावपूर्ण रखे। अपने व्याकरण कार्य को कम से कम ना होने हो। भावात्मक विकास पर बल दे। उपरोक्त सभी। फ्रेंड, थोड़ी मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। आई एम रियली सॉरी। भाषा का शुद्ध रूप पहचानने के लिए छात्रों को समर्थ बनाने की व्याकरण का उद्देश्य है। निम्नलिखित किस विद्वान ने कहा था कि जो भाषा का शुद्ध रूप पहचानने के लिए छात्रों में समर्थ बनाने का व्याकरण उद्देश्य है। ये किसने कहा था? तो ये लज्जा शंकर जी ने कहा था कि जो भाषा शुद्ध रूप पहचानने की छात्रों में समर्थ बनाने का व्याकरण का उद्देश्य है। व्याकरण का उद्देश्य है कि बालक भाषा में शुद्धिकरण को पहचान ले। नेक्स्ट है कि प्रचलित भाषा संबंधित नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। ये बात किसने कहा था कि प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण कहलाता है? तो ये कहा था बेगर महोदय जी ने कि प्रचलित भाषा संबंधित नियमों की व्याकरण ही परिभाषा है। हम नेक्स्ट देखेंगे कि व्याकरण को हम क्या कह सकते हैं। तो व्याकरण को हम शब्दानुशासन भी कह सकते हैं, भाषा का शासक भी कह सकते हैं और भाषा विश्लेषण भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। हम नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की प्रणालियां हैं। तो व्याकरण शिक्षण की प्रणालियां क्या क्या है? तो इसका ए कह रहा है अपव्याकृति या भाषा संसर्ग प्रणाली, बी कह रहा है प्रयोग एवं सहयोग प्रणाली, सी कह रहा है कि पाठ्यपुस्तक प्रणाली का सूत्र प्रणाली। तो ये क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है व्याकरण को सरल एवं रुचिकर बनाने के उपाय क्या क्या है। व्याकरण की बात कर रहा है, उसको सरल और रुचिकर बनाने के उपाय क्या क्या है, हम देख लेते हैं फ्रेंड। इसके उपाय क्या है? इसके उपाय है कि उचित शब्ददृश्यों का साधन का प्रयोग वो करे तो हमारा व्याकरण सरल और रुचिकर बन सकता है। या फिर बी कह रहा है कि प्रयोग प्रणाली से शिक्षण दे, प्रयोगों द्वारा शिक्षण दे। तीसरा कह रहा है उचित अभ्यास कार्य करवाए। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी के द्वारा हम व्याकरण को सरल एवं रुचिकर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा क्षेत्र में कहानी की उपयोगिता का कारण है। ये शिक्षा से क्षेत्र में कहानी की उपयोगिता का क्या कारण है? जरा हम जूम करते हैं फ्रेंड। क्या कह रहा है कि कहानियाँ बच्चों के मनोरंजन का मुख्य साधन है। कहानियों के माध्यम से बालक की रुचि जागृत होती है। सी कह रहा है बालक कहानी के आदर्श पात्र के अनुकूल बनाने का प्रभाव करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा फ्रेंड? सी। डी होगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपका भरपूर सहायता करना चाहती हूँ। आप भी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आगे का कि एक अच्छे कहानी शिक्षक के गुण होते हैं। एक अच्छे कहानी शिक्षक के गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए है शिक्षक की कहानी में रुचि हो। बी कह रहा है शिक्षक का वर्णन प्रभावपूर्ण हो। सी कह रहा है कि शिक्षक की देश काल एवं परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान हो उसको। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कहानियों का चयन करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहानी की भाषा सरल हो, कहानी का कथना स्वाभाविक पूर्ण हो, कहानी निराशावादी नहीं होना चाहिए, उसमें रस होना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए बच्चों को जब वो सुने तो क्या होगा? उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मानव के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा था? तो राइट स्टोन ने कहा था कि मूल्यांकन जो है एक नवीन प्राविधिक पद है। कैसा है? नवीन प्राविधिक पद है। इसकी बात किसने कहा है मूल्यांकन के बारे में? यही से याद हो जाएगा। तो किसने कहा है? राइट स्टोन ने कहा है। मूल्यांकन का महत्व है। मूल्यांकन का क्या महत्व है फ्रेंड? ए दिया है, वांछित शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में जानकारी हेतु। कह रहा है फ्रेंड, यहाँ पे बी की जगह पे ये ब लिख दिया है। देखिए फ्रेंड, ये बी की जगह पे ब लिख दिया है। तो बी कह रहा है हमारा बालकों की उपलब्धि की जानकारी के लिए, और सी कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन एवं सुधार के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, इन तीनों के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम चलेंगे, मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य अंग है। क्या क्या है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य अंग उद्देश्य है। बी कह रहा है सीखने में उत्पन्न अनुभव से है और व्यवहार में परिवर्तन लाने से है। तो मूल्यांकन का ये सभी हो जाएगा। जो पेपर हो रहा है उसमें मूल्यांकन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो मैं ये लेके आई हूँ वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा देखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट दिया है गुणात्मक परीक्षा है। गुणात्मक परीक्षा है संचयी अभिलेख, बी है जांच सूची, सी है रेटिंग स्केल, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता। उपरोक्त सभी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया है, ये किसी का कथन है। इन्होंने कहा है कि चिकित्सालय अध्यापक का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। इन दोषों और दोषों के कारण को खोजने एवं कमजोरियों का निराकरण करना एवं दुष्प्रभाव को समाप्त करना। ये किसने कहा है? तो ब्लेयर जी ने कहा है इसको कि चिकित्सालय अध्यापक का प्रमुख कार्य है। इन्होंने अध्यापक को चिकित्सालय का प्रमुख कार्य बताया। दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। दोषों के कारण को खोजना एवं कमजोरियों का निराकरण करना एवं दुष्प्रभाव को समाप्त करना, इसकी बात ब्लेयर जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में पिछड़ने का कारण क्या होता है? बुद्धिमंदता होती है, स्वभावगत दोष होता है और शारीरिक दोष होता है, और यहाँ पे भाषा दोष भी हो सकता है हमारा। उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, कभी कभी निदानात्मक विधियों संवेगात्मक दोषों को दूर करते हैं जिससे निदानात्मक प्रक्रिया को चलाना आसान हो जाता है। ये किसने कहा है? डॉक्टर एल मुखर्जी ने कहा है कि कभी कभी निदानात्मक विधियों के संवेदों को दूर करते जिससे निदानात्मक प्रक्रिया को चलाना आसान हो जाता है, मुखर्जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक निदान की विधियाँ। जो हमारी शैक्षणिक है उसकी निदान की विधियाँ क्या है? उसकी विधियाँ क्या क्या है? शैक्षणिक निदान की विधियाँ है हमारा निरीक्षण एवं परीक्षण, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है संचयी अभिलेख। ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, शैक्षणिक निदान के क्षेत्र क्या क्या है? तो वाचन संबंधी अशुद्धियाँ, लैंग्वेज संबंधी अशुद्धियाँ, व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ, ये तीनों क्या है? हमारे शैक्षणिक निदान के क्षेत्र है। वाचन टॉकिंग हमारी उसकी अशुद्धियाँ, लैंग्वेज हम जो लेते हैं बोलते हैं उसकी अशुद्धियाँ, व्याकरण संबंधी हमारे ग्रामर संबंधी अशुद्धियाँ, ये तीनों ही हमारे शैक्षणिक निदान के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण की पद्धतियाँ हैं। तो सामूहिक उपचारात्मक और व्यक्तिगत उपचारात्मक, सी हो जाएगा। ये दोनों ही इसकी विधियाँ हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? फ्रेंड, सूक्ष्म शिक्षण का सुझाव की बात कर रहा है, किसने दिया था? किथ
एचिसन जी ने दिया था, यहाँ पे एचिसन भी रहेगा। किथ एचिसन जी ने दिया था ये सुझाव। और इसका नाम सूक्ष्म शिक्षण किसने रखा? तो डी एलन ने रखा था। ऐसे ही सारे पेपर क्वेश्चन में आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामकरण किस व्यक्ति ने किया? तो डी एलन ने किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण का मूल्य सिद्धांत क्या है? सूक्ष्म शिक्षण का मूल्य सिद्धांत क्या है? तो एक समय में एक कार्य करने का सिद्धांत होता है, उसमें पुण्य बनाना प्रतिपुष्टि का भी सिद्धांत होता है, निदान उपचार का भी सिद्धांत होता है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों को किन कौशलों के प्रशिक्षण किया जाता है? जो सूक्ष्म शिक्षण है उसके द्वारा शिक्षण के किस कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है, उनके किस कौशल में वृद्धि किया जाता है? तो प्रश्नोत्तर, शामपट, कथन, ये तीनों में उनके वृद्धि किया जाता है इस कौशलों में। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों में एक समय में कितने शिक्षण कौशलों को करना होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण में अध्यापकों को एक समय में बस एक ही शिक्षण कौशल को करना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की समय अवधि समानता होती है। समानता की बात कर रहे हैं, समानता समय अवधि 10 मिनट की होती है। और दे दे 10 मिनट तो आप लगा दीजिएगा। समानता पुस्तकों का प्रयोग करते हैं। समानता पुस्तकों का प्रयोग छात्र और शिक्षक दोनों लोग ही करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करता है। तो शिक्षक जो है वो पाठ्य पुस्तकों का उपयोग अध्ययन में करता है, पाठ्य योजना बनाने में करता है और कक्षा अनुदेशन में पढ़ाने में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि छात्रा का पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करता है। जो छात्र है वो पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कहाँ कहाँ करता है? तो परिपाक में, परिपक्व हो में, मतलब खुद के ज्ञान की वृद्धि में, अध्ययन में, सीखने के अनुभव में। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी में वो करता है। नेक्स्ट दिया है पाठ्य पुस्तक का मुख्य दोष क्या है? तो एकाग्रता, पुनर्बलन, मनोवैज्ञानिक क्रम, ये तीनों ही उस पाठ्यक्रम के मुख्य दोष है। नेक्स्ट दिया है हिंदी की पुस्तकों की राष्ट्रीयकरण का अर्थ है। हिंदी का जो पुस्तक होता है उसका राष्ट्रीयकरण जो होता है उसका मुख्य अर्थ क्या है? तो उसका मुख्य अर्थ है राष्ट्र का उत्तरदायित्व है, वो राष्ट्र का प्रकाशन है, राष्ट्र का प्रकाशन अधिकार है। राष्ट्र के द्वारा प्रकाशित किया जाता है वो राष्ट्र का उत्तरदायित्व है और राष्ट्र के प्रकाशन अधिकार में आता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हिंदी हिंदी पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। हिंदी पाठ्य पुस्तकों का अभाव किस लिए है? तो अच्छी पुस्तकों का, उपचारी अनुदेशनों का, निदानात्मक अनुदेशन का, ये सभी हिंदी पाठ्य पुस्तकों में इन तीनों चीज़ों का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण है। कहाँ पे होता है पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण? तो राजस्थान में होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम किसका सोपान है? तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन, पृष्ठपोषण, उद्देश्य, विधियां, इन सबके सोपान पाठ्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य घटक है। तो छात्र, पाठ्यक्रम और शिक्षक तीनों शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य घटक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का मूल तत्व है। तो पाठ्यक्रम का मूल तत्व पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां, उद्देश्य क्या हो जाएंगे? ये सभी जो है पाठ्यक्रम के मूल्य वस्तु है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेंगे। दे रहा है कि पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति होती है। पाठ्यक्रम की विकास की प्रकृति निरंतरता होती है और चक्रीय और भविष्य उन्मूलन होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, मैं जितना बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही पूछे जा रहे हैं पेपर में। पैडागोजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अपने सब्जेक्ट के अगर आपकी पकड़ है तो पैडागोजी में अपनी पकड़ बनाइए, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड लोगों को। क्वेश्चन दे रहा है कि पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो शिक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली जो है, अध्ययन समिति है, सामाजिक परिवर्तन है, ये हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। हमारी परीक्षा प्रणाली हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है, सामाजिक परिवर्तन करता है। हमारा अध्ययन समिति जो है ये हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करता रहता है। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का प्रारूप का सुझाव किसने दिया? किसने माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का प्रारूप बने, ये सुझाव किसने दिया माध्यमिक स्तर पर? तो मुदालियर शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग,
राष्ट्रीय नीति, शिक्षा आयोग, ये तीनों ने ही ये सुझाव दिया कि ये माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का प्रारूप बनना चाहिए, ये सुझाव दिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है माध्यमिक स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित सम्मिलित किया है। ओ कह रहा है कि माध्यमिक स्तर के शिक्षण में सम्मिलित किया है। क्या क्या माध्यमिक स्तर के शिक्षण में सम्मिलित किया है? 3 भाषा सम्मिलित किया माध्यमिक स्तर के शिक्षण में, सामाजिक अध्ययन सम्मिलित किया और विज्ञान और गणित को सम्मिलित किया। ये सभी हो जाएंगे। माध्यमिक स्तर में पाठ्यक्रम में उन्होंने 3 भाषा को सम्मिलित किया है और सामाजिक अध्ययन को सम्मिलित किया है और विज्ञान और गणित को सम्मिलित किया है। फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अपने फ्रेंड लोगों की हेल्प हो सके। आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर।